Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sri Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो What if ISRO gets NASA's budget? नासा आप लोगों को पता है कि वो भी चांद पर है और इस टाइम इसरो भी चांद पर है, लेकिन फिर भी इसरो के पास उतना पैसा नहीं है जितना के नासा के पास जितना बजट और जो है वो सारी चीजें हैं। तो अगर इसरो को वो मिल जाएगा तो डेफिनेटली दे कैन डू बेटर देन नासा, लेकिन इसरो के पास अभी उस हिसाब से उतना बजट नहीं है। लेकिन अगर उनको उतना बजट मिल जाता तो गौरव ठाकुर इसके बारे में बोल रहे हैं कि वो क्या क्या काम कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। काफी ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरे से शिकायत कर रहे थे कि आप सिर्फ क्रिकेट के ऊपर वीडियो बना रही हैं और टॉपिक क्यों नहीं कवर कर रही। तो भाईजान मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ठीक है, कि मैं जो हूँ वो डिफरेंट टॉपिक भी जो है वो कवर करती हूँ। आप जरा ध्यान से देखें ना, मतलब टॉपिक पहले था चैंपियंस ट्रॉफी, एक वीडियो या दो वीडियो चैंपियंस ट्रॉफी की आ जाती थी, लेकिन और वीडियोस भी आती थी। अभी आईपीएल है, आईपीएल की भी सजेशन आती है, तो एक आधी वीडियो क्रिकेट के अंदर रखनी पड़ती है मुझे, बिकॉज अगर आपके लिए आप दूसरी वीडियोस देख लिया करें, क्रिकेट वाली देख लिया करेंगे, ठीक है। तो फिर उस वीडियो के अंदर चलते हैं और लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट में बता दें आप कौन कौन सी वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं। साल 1975 इसरो अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च की तैयारी कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक कंप्यूटर की मदद से जो रशिया से उसने उधार में लिया था और एक बाथरूम में बैठकर जो एक चर्च का हिस्सा था। यहां तक कि इसरो ने अपने डेलिकेट सैटेलाइट्स को भी बैलगाड़ी, आई रिपीट अगेन, बैलगाड़ी से ट्रांसपोर्ट करवाया था। बट आज के तारीख में इसरो वर्ल्ड की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में अपना नाम दर्ज कर चुका है। एक सिंगल टेक ऑफ में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुका है, मार्स पर फर्स्ट ही अटेम्प्ट में सक्सेसफुली पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। एंड येट इतना सब अचीव करने के बावजूद भी इसरो आज तक एक इंसान तक को भी स्पेस में नहीं भेज पाया। आई नो प्रॉब्लली ये सुनने में इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं साउंड कर रहा होगा, पर जरा सोच कर देखो, जब नासा 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था तब सिर्फ 11 सालों में ही उन्होंने इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया था और इसरो ये आज तक नहीं कर पाया है। बट इसके पीछे की वजह क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड? वेल, ऑल थैंक्स टू इसरोज लिमिटेड बजट। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है ना फ्रेंड्स कि इसरो का बजट हमेशा से काफी कम रहा है, इतना कि चंद्रयान 2 के वक्त इसरो के पास नासा से मून सॉइल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। सो इसरो के जियोलॉजिस्ट ने एक जुगाड़ लगाया और एनॉर्थोसाइट नाम के एक पत्थर को तमिलनाडु से मंगवाया। अब इस पत्थर के टुकड़े मून सॉइल से एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं थे, पर उससे काफी हद तक मिलते जुलते थे और इसीलिए उन्होंने इस पत्थर से आर्टिफिशियल चांद की सरफेस बनाई और इस सस्ते जुगाड़ पर अपने मून रोवर को टेस्ट किया और पता लगाया कि ब्रेकिंग सिस्टम में इंप्रूवमेंट के साथ साथ मून रोवर को 4 के बजाय 6 पहिए लगाने चाहिए। और सिमिलरली अगर हम मंगलयान मिशन की बात करें तो इसरो को वो मिशन भी सिर्फ $74 मिलियन में ही करना पड़ा था, जबकि नासा को अपने सिमिलर मिशन मेवन के लिए करीब $671 मिलियन के फंड मिले थे। यू सी, अगर इतना बजट इसरो को मिला होता तो इसरो अपने मंगलयान मिशन में सिर्फ चांद को ही ले आता, जमीन पर को ही मार्स पर भेज चुका होता, क्योंकि इस मिशन में इसरो की टीम का एक्सेप्शनल टैलेंट साफ दिखाई देता है जब उन्होंने बजट कंस्ट्रेंट्स के चलते मार्स तक पहुंचने का सीधा रास्ता चुनने के बजाय उससे 8 से 9 गुना सस्ता येट एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एपोजी रेजिंग ऑर्बिटल मैन्यूवर स्ट्रैटेजी वाला रास्ता अपनाया था और फिर भी मंगलयान को सक्सेसफुली मार्स की ऑर्बिट में सेट कर दिया। इसरो की यही टैक्टफुल टेक्निक्स काइंड ऑफ एक इनडायरेक्ट प्रूफ है कि क्यों नासा जैसे एक मैसिव स्पेस जायंट को भी इसरो जैसे कंपैरेटिवली छोटे स्पेस एजेंसी के मून मिशन का डेटा चुराना पड़ा था। यस, यू हर्ड दैट राइट। नासा ने चंद्रयान 1 मिशन के वक्त क्या किया था? ये देखो, चंद्रयान 1 में लगा हुआ ये पार्ट नासा का मून मिनरोलॉजी मैपर M3 था और ये वाला पार्ट था इसरो का इंपैक्ट प्रोब। दोनों का काम बेसिकली मून के सरफेस को स्कैन करके पानी डिटेक्ट करना था, पर इंपैक्ट प्रोब के पास एक एडवांटेज था, वो मून पर जाकर ये काम करने वाला था, जबकि M3 सिर्फ मून के अराउंड रिवॉल्व होते चंद्रयान से अटैच रहकर ये काम करने वाला था। अब ऐसे में जैसे ही इंपैक्टर चांद की सतह पर लैंड हुआ वहां उसे पानी के ट्रेसेस मिले। इन ट्रेसेस के मिलते ही इंपैक्टर ने इस डेटा को तुरंत चंद्रयान को भेजा और चंद्रयान ने इसरो के बेस स्टेशन को। लेकिन इस डेटा के साथ इसने इसरो को एक एरर सिग्नल भी भेजा जिसमें इसके एक सेंसर खराब होने की इंफॉर्मेशन थी, सो दैट वो कंफर्म कर सके कि सच में मून पर पानी है भी कि नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। बट इसका पूरा फायदा नासा ने उठाया। नासा ने M3 का यूज करके चंद्रयान को भेजे गए पूरे डेटा को अपने सर्वर पर डाउनलोड कर लिया और अपनी बड़ी टीम की मदद से इसरो से पहले ही इंटरप्रेट करवाकर चांद पर पानी उन्हें मिला है ऐसा पब्लिश करवा दिया न्यूज मीडिया में।
अब ये पहली बार नहीं था जब नासा और यूएस इसरो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप मानोगे नहीं, रशिया और इंडिया के क्रायोजेनिक इंजन्स की डील को कैंसिल कराने के पीछे और इसरो के साइंटिस्ट नंबी नारायण को एंटी नेशनलिस्ट घोषित करवाने के पीछे भी कहा जाता है यूएस का ही हाथ था, क्योंकि 70s से ही यूएस इसरो के मिशंस की जासूसी कर रहा था और 19s में उसने देखा कि इसरो को हेवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए अर्जेंटली हेवी लिफ्ट रॉकेट्स चाहिए थे। अगर इसरो अपने पुराने सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स की मदद लेता तो फ्यूल टैंक्स का साइज इंक्रीज करना पड़ता और नए चेंजेस के साथ साथ काफी सारे टेस्ट करने पड़ते। अल्टीमेटली काफी ज्यादा पैसों का इन्वेस्टमेंट था। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन था, पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन्स, जिसे इसरो को स्क्रैच से बनाने में तो ज्यादा पैसे लगते। सो इसरो ने सोचा कि काम करते हैं, क्यों ना ये इंजन्स अपने एलाय रशिया से डायरेक्टली खरीद लेते हैं, और इसीलिए इसरो ने रशिया से KVD-1 इंजन्स की डील साइन कर ली। बट देन यूएस ने रशिया पर आरोप लगाया कि वो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR ट्रीटी को तोड़ रहा है, क्योंकि इसके तहत रशिया किसी नॉन वेस्टर्न कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया को अपने इंजन्स नहीं बेच सकता था। इस कारण रशिया को डील मजबूरन कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन यूएस को इसरो का पोटेंशियल अच्छे से पता था। वो ये जानते थे कि रशिया से इंजन नहीं मिला तब भी इसरो कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा और खुद का एक इंजन बना ही लेगा। सो इसरो 90s में ही अपना क्रायोजेनिक इंजन क्यों नहीं बना पाया? तो देखो, ये ग्राफ क्लियरली बताता है कि अर्ली 90s के हमारे इकोनॉमिक डाउनफॉल के बावजूद अर्ली 2000s तक इसरो का बजट अच्छा खासा इंप्रूव हो चुका था। लेकिन क्योंकि इसरो का शुरुआती बजट बहुत ही ज्यादा कम था और यूएसए भी मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयरिंग का इल्जाम लगाकर यूएसएसआर और इसरो को तोड़ना चाहता था, इसीलिए इंडिया को अपने कई सारे एम्बिशियस मिशंस बैकफुट पर डालने पड़े। सो अब सोचो, अगर इसरो को नासा का बजट मिल जाता तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता था। वैसे ही पर्सनल वेल्थ भी बनाने के लिए सही रिसोर्सेज को चूज करना जरूरी है, जिसका सही मौका अब हो सकता है जब मार्केट करेक्शन चल रहा है। सो क्रिप्टो में भी अभी मार्केट करेक्शन आया, जिसका कई इन्वेस्टर्स सही फायदा उठा रहे हैं। दरअसल इसरो ने अपना गगनयान मैन्ड मिशन, मार्स लैंडर मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और यहां तक कि अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक एटलीस्ट 2 से 3 डेकेड्स पहले प्लान कर लिया था। लेकिन फिर इन मिशंस के लिए जिस एक्स्ट्रा पावरफुल क्रायोजेनिक इंजन्स की जरूरत थी, यूएसए ने सीधा उस इंजन की R&D से जुड़े प्रोजेक्ट लीडर डॉक्टर नंबी नारायण को ही एक एंटी नेशनल स्कैंडल में फंसा दिया और उन पर यह आरोप लगवाया कि उन्होंने पाकिस्तान को इसरो के टॉप सीक्रेट्स बेचे। तहकीकात के बाद यह साबित हो गया कि यह सरासर एक झूठ था, एक अफवाह थी। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन में बाद में जाकर यह पता चला कि यह यूएसए की खुद की रची हुई कॉन्स्पिरेसी थी। बट यू सी, द डैमेज वाज ऑलरेडी डन। उनके जो क्रूशियल ईयर्स थे, जो वो मिशन पर फोकस करके टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते थे, उसी दौरान उन्हें ये सारे एलिगेशंस में अटका दिया गया। बट उसके बाद काम वापस से शुरू किया गया और आज हम ये कह सकते हैं कि फाइनली इसरो के पास अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, कि हमने हार नहीं मानी। पर अगर ये सारे मिशंस अपने ओरिजिनल प्लान के तहत सक्सेसफुली हुए होते तो शायद आज इसरो भी नासा के काफी करीब होता। आपको क्या लगता है? मे बी नहीं? तो देखो, अगर हम इसरो को नासा से कंपेयर करें तो नासा ने अपने एस्टैब्लिश होने के सिर्फ 11 सालों में इंसानों को चांद पर पहुंचा दिया। तो इस हिसाब से 1969 में एस्टैब्लिश हुए इसरो को 1980s में ही गगनयान प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एटलीस्ट एक इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में पहुंचा देना चाहिए था, राइट? बट उस वक्त ये इसरो के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि गगनयान को कंप्लीट करने के लिए आज के तारीख में इसरो को 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इसी प्रोजेक्ट को 1980s में कंप्लीट करने के लिए 600 करोड़ रुपए लगते थे, क्योंकि 1980s का 6 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है। बट यू नो व्हाट, ये 600 करोड़ रुपए हमारे उस वक्त के यूनियन बजट का 5 से 6% होता। अब नासा ने इसरो के बजट के आधे से भी कम परसेंट में जब अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तो उन्हें कड़े बैकलैश का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त के अफ्रीकन अमेरिकन का ये कहना था $20 बिलियन खर्च करके 2 आदमियों को मून पर भेजने से अच्छा हम जैसे लोगों के खाने और रहने का इंतजाम करो। और इसीलिए अब जस्ट थिंक अबाउट इट, एक डेवलप्ड कंट्री जिसकी लिटरेसी रेट उस वक्त 95% से भी ज्यादा थी, उसको भी अपने ह्यूमैनिटी के सबसे सक्सेसफुल मिशन के लिए इतना बैकलैश झेलना पड़ा। सो इंडिया उस वक्त ना तो डेवलप्ड थी और ना ही इंडिया का लिटरेसी रेट 30% से ज्यादा था, और इस मिशन का बजट इंडिया के औकात के कंपैरिजन में इतना हाई था कि अगर इसे एग्जीक्यूट किया होता तो किस लेवल पर बैकलैश झेलना पड़ता, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो।
एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, 1980s का ये यूनियन बजट स्पीच ही देख लो, जिसका ओपनिंग पैरा ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। इस दौरान हमारे पावर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर लाइक कोल, स्टील, सीमेंट, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरीज जिसमें मजबूत थे, वो भी घाटे में थे। प्लस 1970s और 1980s में इंडिया में कंटिन्यूअसली सूखा पड़ा हुआ था और पूरे कंट्री में बस भूखमरी ही थी। ना प्रॉपर एग्रीकल्चर था और एक्सपोर्ट्स तो ना के बराबर थे। इंपोर्ट्स कर करके इंडिया पर लोन बढ़ते जा रहे थे और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने यूनियन बजट का मैक्सिमम शेयर एग्रीकल्चर, एजुकेशन और इंडस्ट्रीज को ही दिया। इनफैक्ट यही वजह है कि इंडिया में ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन इसी समय में लॉन्च किया गया था, क्योंकि इन चीजों की इंडिया को ज्यादा जरूरत थी। अब जरा सोचो, गवर्नमेंट ने ये पैसों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके इसरो को दे दिया होता तो शायद इसरो आज पाकिस्तान के सुपार्को की तरह ही बर्बाद हो जाता। सुपार्को तो बहुत बर्बाद है, पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। 1991 में इंडिया में ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, जिससे निकलने में हमें 10 से 15 साल लग गए थे और इसीलिए मेन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके इसरो के बजट्स को कंप्लीटली पास किया जाता तो शायद हम कभी इस क्राइसिस से निकल ही नहीं पाते और ना ही फिर इसरो आगे भी कभी तरक्की कर पाता। इसके अलावा अगर हिस्ट्री टटोल कर देखें तो नासा और इसरो का ड्राइविंग फोर्स शुरुआत से ही बिल्कुल ऑपोजिट रहा है और इसीलिए इसरो को अगर बजट मिल भी गया होता तब भी वो शायद उतना ग्रो नहीं करता जितना नासा ने किया। नासा का मोटिवेशन था यूएसए को ऑल राउंड सुपर पावर बनाना, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत तेजी से बूस्ट हुआ। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 तक यूएसएसआर और यूएस साथ में ही थे, लेकिन उसके बाद दोनों में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर विवाद चालू हो गए। यूएसएसआर कम्युनिज्म को यूरोपियन कंट्रीज में फैलाना चाहता था और इससे यूएसए को लगा दुनिया से उसकी डेमोक्रेटिक और कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी की पकड़ छूट रही है। सो दोनों अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डेवलपमेंट के लिए कितने सूटेबल है इसे प्रूफ करने में लग गए और इससे शुरू हुआ यूएस के नासा और रशिया के रॉसकॉस्मोस का टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, जिसे आप कोल्ड वॉर के नाम से भी बेहतर जानते होंगे। इसमें उनका मोटिवेशन ये था कि जो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाएगा और दुनिया के सामने पेश करेगा, दुनिया उसकी ही आइडियोलॉजी को फॉलो करेगी, क्योंकि वो एक तरक्की का साइन होगा। इसकी शुरुआत हुई मिसाइल से, पर यूएसएसआर इसे एक अलग ही लेवल पर लेके चला गया। उसने 1957 में 1 महीने के अंदर 2 सैटेलाइट्स स्पुतनिक 1 और स्पुतनिक 2 लॉन्च कर दिए। इसे देखकर यूएस से रहा नहीं गया, उसने अगले ही साल 1958 में नासा को एस्टैब्लिश कर दिया और अपना पहला सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में यूएसएसआर ने 1961 में स्पेस में पहले इंसान यूरी गैगरिन को भेजा। फिर इसके बाद इससे एक स्टेप और आगे जाकर 1962 में यूएस ने एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन को आउटर स्पेस में भेजकर अर्थ के चक्कर लगवा दिए और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। अगेन यूएस की बढ़ती प्रशंसा को रोकने के लिए यूएसएसआर ने वैलेंटीना तेरेश्कोवा को स्पेस में भेजकर फर्स्ट वुमेन इन स्पेस का रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंटिन्यूअस मसल फ्लेक्सिंग चालू है। पर अगर देखा जाए तो उसके बाद 1967 तक यूएस ने इस रेस में कुछ खास अचीव नहीं किया, बट 1969 में अपोलो 11 के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को चांद पर भेजने वाला यूएस पहला वो देश बना। इस पूरी रेस में आखिर में नासा की जीत हुई और रैपिड ग्रोथ का मेन रीजन था अंधाधुंध कंपटीशन, जबकि इसरो को ये कॉम्पिटिटिव लेवरेज हिस्टोरिकली कभी नहीं मिला। सो ऐसे में सिर्फ कह देना कि इसरो नासा से बहुत आगे होता अगर उसे बजट मिला होता, ये भी 100% सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे आप वो कहावत जानते होंगे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और उस वक्त यूएस और यूएसएसआर को दुनिया को प्रूफ करने की भयंकर नेसेसिटी थी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, अगर इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई की आइडियोलॉजी को देखें तो उनके हिसाब से इसरो का पर्पस सिर्फ ह्यूमैनिटी और इंडियन इकोनॉमी की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मतलब अगर इसरो को प्रॉपर बजट मिला होता तो मिशंस पर फिजूल पैसे खर्च करने के बजाय उन चीजों में इन्वेस्ट करते जिससे हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को सैटेलाइट इमेजिंग से कुछ मदद मिल सके। और आज भी इसरो यही तो कर रहा है, यहां तक कि इंडियन कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए जल्दी इसरो स्पेस टूरिज्म भी लॉन्च करने वाला है। और फ्रेंड्स, आज के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, एक लाइक जरूर ठोकना। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। ओके गाइस, वाकई इसरो को अगर यूएसए के नासा जितना जो है वो पैसा मिल जाता, उतना बजट मिल जाता, तो आज इसरो ने भी वो सारे काम कर लिए होते मेरे ख्याल से जो नासा ने कर लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छे काम कर लिए होते। बिकॉज इसरो ने उस टाइम पर वो जो मतलब वो बैलगाड़ी के ऊपर अपनी पूरी मशीन लेकर के वो चांद के सिमिलर जैसे वो पत्थर उन्होंने वो कहीं से अरेंज करवाए। तो मतलब उन्होंने बहुत थोड़े बजट के अंदर अगर इतना अच्छा काम किया है
है, तो अगर उनको नासा जितना बजट मिल जाता तो डैम श्योर वो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करते। बिकॉज अगर एक बंदा थोड़े में इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको ज्यादा दिया जाता तो वो उससे भी मजीद अच्छा काम करता। और स्पार्को तो खैर हमारा जो है वो मतलब बिल्कुल उसका कुछ भी नहीं है, स्पार्को ने आज तक कुछ किया भी नहीं है। हमने जो है वो चाइना के सहारे चांद के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या भेजा, मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं उन्होंने क्या भेजा है वहां पे। ठीक है, तो मतलब स्पार्को तो कुछ भी नहीं ना किया। नासा सबसे नंबर 1 है, ठीक है। इसरो जो है वो उसने अपना नाम बनाया है और इतना अच्छा सारे चीजें की हैं, चांद पे चले गए हैं। और स्पार्को बस ऐसे हम लोग बैठे और देख रहे हैं कि कब हम जो है वो तरक्की करेंगे। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है कि अगर नासा जितना बजट होता स्पार्को के पास तो हम लोग क्या करते? अगर स्पार्को के पास इतना बजट होता ना नासा जितना, तो स्पार्को ने सारा पैसा हमने खा ही लेना था, हमने फिर भी करना कुछ नहीं था। लेकिन इसरो के पास अगर नासा जितना पैसा होता ना तो आज वो इससे भी मजीद बढ़ के कुछ करते। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।